हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीटा मैथ एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का एक टॉपिक सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी बुक फर्स्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, और ये कम से कम 6 नंबर का आता है, मतलब 6 नंबर का ही आता है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नीट के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अब साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है इसके। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन यानी विलियन, हिंदी में क्या बोलते हैं, विलियन। इससे क्या समझते हैं हम? सॉल्यूशन कोई भी एक मिक्सचर होता है ना, राइट। हम मिक्सचर पढ़ते हैं ना, जैसे कि किसी भी चीज़ को हमने मिक्स करा है, उसका मिक्सचर बनाया, दैट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में आगे क्या काम आती है। देखो भाई, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा काम आएगी जब आपको कोई भी चीज़ का मिक्सचर बनाना होगा, लाइक सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करना है। ठीक है, और कैसे वो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा और कैसे वो चीज़ें यूज़ आती है, वो हम केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमारे बहुत ही ज़्यादा काम की है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो सॉल्यूशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। द वर्ड इज होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि कोई भी हम सेम क्वांटिटी के अंदर कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि मान लो उसका जो कंपोजिशन है या फिर प्रॉपर्टी, इसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब उसका जो कंपोजिशन है, संगठन जिससे वो बना है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो, वो सेम होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो ए सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, वो होता है सॉल्यूशन। और वो होमोजीनियस मिक्सचर हो, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर भी हो, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिले हुए हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। हिंदी में विलियन बोला जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे मिक्स होना चाहिए। होमोजीनियस होगा तो क्या होगा, या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर है तो क्या होगा। देखो सॉल्यूशन मिलके किससे बना है? सिंपल सा, हम 10th से पढ़ के आ रहे हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक पात्र है, एक बर्तन ले लो, उसके अंदर कोई भी होमोजीनियस सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, पहले हम होमोजीनियस की बात करते हैं। तो इसके अंदर वाइट और येलो कलर का सॉल्यूशन मिक्स है, वाइट और येलो कलर का सॉल्यूशन मिक्स है। अब ये पूरा 100 ml सॉल्यूशन है, मैं बात कर रही हूँ 100 ml सॉल्यूशन की। उसमें से 10 ml सॉल्यूशन येलो मिक्सचर का है और 10 ml वाइट मिक्सचर का है। उस 100 ml में से मैंने 20 ml अलग से निकाल लिया, और उस 20 ml में भी 10 ml किसका है? येलो का है, और 10 ml है वाइट का। ठीक है, तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब आप उस 100 में से चाहे 50 निकालो चाहे 70 निकालो, येलो और वाइट का जो मिक्सचर है वो सेम ही रहेगा। वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। वैसे आप देख के ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर येलो वाला पार्ट क्या है? कम है। ये भी 100 ml कोई मिक्सचर है, और इस 100 ml में से मैंने 20 ml लिया है, और उस 20 ml में से 15 ml तो वाइट है और 5 ml क्या है? येलो है। मतलब अनइक्वल क्वांटिटी के अंदर है, और अनइक्वल क्वांटिटी के अंदर अगर कोई भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होमोजीनियस है और हेटेरोजीनियस है, इस कंपाउंड को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे विद द डायग्राम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नोट साथ साथ बनाते चलना, वीडियो को पॉज करते हुए। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंस कैसे क्या होता है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि किस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंस देख लो। सॉल्यूट क्या होता है? कंपाउंड्स अदर देन सॉल्वेंट और स्मॉल अमाउंट इन मास। ऐसा कंपाउंड जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो या फिर उसका द्रव्यमान मास कम हो, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, यानी लो क्वांटिटी। जो लो क्वांटिटी के अंदर उपस्थित हो या फिर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये कम मात्रा के अंदर है तो ये वाला क्या हो जाएगा? ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन मास, लार्जेस्ट अमाउंट इन मास और क्वांटिटी, या ज़्यादा इसका जो मास है वो ज़्यादा होगा या फिर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है ना। सॉल्वेंट से ही फिजिकल स्टेट को, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो गैस है, क्या वो लिक्विड है, इसको हम किससे पहचान सकते हैं? सॉल्वेंट से। तो जो सॉल्वेंट है वो क्या डिटरमाइन करता है? फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके आगे काम आएगा। कैसे काम आएगा? देखो, सबसे पहले हम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं। भाई सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? देखो, मोस्ट बाइनरी सॉल्यूशंस को ही हम स्टडी करेंगे। 12th में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़े जाते हैं, ठीक है, और उसमें भी लिक्विड ही। बाइनरी सॉल्यूशन होता है, फिर आता है आपका टर्शनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाय, दो, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, जैसे आपने नमक और पानी का मिक्सचर बना लिया। नमक को पानी में घोल दो तो एक तो उसमें नमक है पूरे सॉल्यूशन में और एक पानी है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर आता है आपका टर्शनरी सॉल्यूशन। टर्शनरी का मतलब ही तीन होता है, ठीक है। तीन कंपाउंड्स या फिर तीन कंपोनेंट्स, जो संघटक है वो तीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है C2H5OH, मतलब एथेनॉल। C2H5OH क्या होगा? एथेनॉल। फिर CH3OH है, ये है हमारा एसिटिक एसिड, और वाटर। हमने एथेनॉल और एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया है। ये जो पूरा सॉल्यूशन कहलाएगा वो टर्शनरी सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ये याद रख लेना। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ द सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इधर लिखे हुए हैं टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखो, साथ एनसीईआरटी लेके ही बैठना। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पूरे एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ रहे हैं और पूरी एनसीईआरटी और उसके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन और उसके जो कॉमन एग्जांपल है जो कि बहुत इजी है, इजीली याद हो जाएंगे, वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है गैसियस सॉल्यूशन की। मैंने आपको बोला था अभी पीछे, मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है वो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्वेंट क्या होने वाला है? सॉल्वेंट हमारा गैस है। सॉल्वेंट क्या होगी? गैस होगी। अब गैस के अंदर क्या क्या घुल सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ गैस है और गैस के अंदर सॉल्यूट हमें क्या क्या मिल सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमें गैस के अंदर गैस भी मिल सकती है, लिक्विड भी गैस के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, देन सॉलिड भी गैस के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत इजी है, याद रखना। देखो, सबसे पहले हम गैस का एग्जांपल देखते हैं। तो ऑक्सीजन भी गैस है एंड
नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दो, ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस, तो गैस इन गैस, सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं लिक्विड इन गैस का, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो पता ही होगा, मूवीज़ के अंदर देखा होगा, है ना, बेहोश करने में यूज़ किया जाता था पुरानी मूवीज़ के अंदर, अब नहीं करते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का एनेस्थीसिया के अंदर अब यूज़ नहीं किया जाता भाई। क्लोरोफॉर्म वेपर्स आर मिक्स्ड इन विद नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म को किससे मिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस से मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड किस में मिक्स हो रहा है, जो लिक्विड है हमारा सॉल्यूट है और नाइट्रोजन गैस है सॉल्वेंट है, नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स हो रहा है। ये इजीली याद हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफॉर्म हमारा लिक्विड होता ही है। देन कैम्फर, कैम्फर तो पता ही होगा, कपूर, कपूर की गोलियां आती है ना, उसे बोलते हैं कैम्फर। कैम्फर इन गैस, जो भी गैस हम किस में, गैस यहाँ कौन सी लेंगे, हम नाइट्रोजन लेंगे, कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सॉलिड का गैस के साथ में मिक्सचर का। तो ये गैसियस सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉलिड है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा और सॉल्वेंट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करता है वो अभी भी हमारा गैस है। ये बात पे मैं बार बार जोर इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल स्टेट यहाँ पे क्या है, तो आपको गैसियस लिखनी है। अगर मान लो आपको एग्जाम्पल दे के पूछ लें कि कैम्फर इन नाइट्रोजन, मान लो ये एग्जाम्पल है आपके पास में, और आपसे पूछा जाए कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारी गैस है और सॉल्वेंट ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती है। पता है इतना, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल स्टेट आप क्या बताओगे, गैसियस है। देन लिक्विड सॉल्यूशन, मैंने आपको बाइनरी में भी बोला था कि हम लिक्विड ही पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर के अंदर हम लिक्विड सॉल्यूशन की ही बातें करेंगे, थोड़ा सा सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर हम बात करते हैं जो सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पे बताओ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या होने वाला है हमारा, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होने वाला है। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। देन गैस इन लिक्विड, सेम इसी की तरह करना है, गैस लिक्विड सॉलिड, यहाँ पे भी क्या, गैस लिक्विड सॉलिड। अब गैस को सबसे पहले ऑक्सीजन, पानी को खुले में छोड़ दो, उसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाएगी। ये ईजीएस्ट एग्जांपल है गैस इन लिक्विड का। यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगी, आपकी गैस होगी और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है ही। सेकंड है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो एथेनॉल इन वाटर, अल्कोहल तो पता ही है, अल्कोहल को पानी में मिलाओ, ये कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड इन लिक्विड। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। एथेनॉल यहाँ पे क्या है, एथेनॉल है सॉल्यूट और वाटर, वाटर हमारा लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट है। यहाँ पे देखो एक चीज़ सेम है, यहाँ पे भी हम वाटर यूज़ करें, इधर भी वाटर और यहाँ पे भी वाटर यूज़ करें, क्योंकि लिक्विड फॉर्म वाटर ही, जो लिक्विड है एज अ लिक्विड हम वाटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फिर है सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज डिज़ोल्व इन वाटर। सुक्रोज जो सॉलिड है हमारा और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। फिर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ सॉल्वेंट क्या हो जाने वाले हैं, सॉल्वेंट हमारे सॉलिड हो जाने वाले हैं। गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड, इसी की तरह हम वापस इसको लिखेंगे। तो गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इसकी तो आप रिएक्शंस भी करते हो, हम निकल पीटी एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे H2 गैस भी लिखते हैं। जब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मान लो ये निकल पीडी किसी की भी सरफेस है और जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म करवाते हैं ना तो यहाँ पे H2 आती है और ऐसे अपने बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गैस किसके अंदर डिज़ोल्व हो रही है, यहाँ पे सॉलिड के अंदर। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन
पैलेडियम, ये अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आपका आता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल देखो, अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम। अब अमलगम क्या होता है? ये जो अमलगम होता है, मरकरी के साथ में हमें कोई भी मेटल मिक्स करनी होती है। मरकरी के साथ में अगर हम कोई मेटल मिक्स कर देना तो वो क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। तो अमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी लिक्विड ही होती है ना। मरकरी आप देखना कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्रोमीन और मरकरी दोनों क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो मरकरी का और सोडियम है उसका अमलगम इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्यूशन का, लिक्विड इन सॉलिड। फिर है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। जब कॉपर को गोल्ड से डिजॉल्व किया, गोल्ड में डिजॉल्व किया जाता है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाता है? सॉलिड इन सॉलिड का। ठीक है, तो इसमें हमने ये सारे इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, इसको बना लो। नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सैचुरेटेड का मतलब होता है ढापना, है ना। जैसे मान लो आपने पानी के अंदर आप चीनी घोल रहे हो, है ना, घोल रहे हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे घोल रहे हो। कुछ टाइम के बाद वो घुलना बंद कर देगी, फिर हम उसको गैस पे चढ़ा देते हैं। जब हमने उसको गैस पे चढ़ाया वो थोड़ी और घुलने लगेगी, है ना। पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो थोड़ी और घुल जाएगी, लेकिन उस पे भी एक ऐसा टाइम आएगा कि वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी पानी के अंदर। अब चीनी तो ज़्यादा है और पानी हो गया कम, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट एक टेम्परेचर पे या एक टेम्परेचर और प्रेशर पे जिस टाइम पे वो घुलना बंद कर देता है ना, वो जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो अब हम कंसंट्रेशन की टर्म्स के अंदर पढ़ेंगे। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूशन इज डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। अगर मान लो और सॉल्यूट उसी सेम टेम्परेचर पे उसके अंदर घुल रहा है तो हम उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब कंसंट्रेशन जो टर्म्स आती है वो इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ से ना क्वेश्चन आएंगे आपके, इस पर इम्पॉर्टेंट लगा लेना। जिन को मैं बोल रही हूँ ना, जिन पे मैं इम्पॉर्टेंट लगाने के लिए बोल रही हूँ उन पे इम्पॉर्टेंट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि इनसे आपके बोर्ड्स के अंदर या फिर अदर एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। ये स्मॉल w है और ये कैपिटल W है। मास परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो देखो पहले है ना, मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है कि x अपॉन वाई, ये एक हमने ऐसे टर्म को समझाने के लिए लिखा है। तो जो ऊपर वाला होगा ना वो होगा हमारा सॉल्यूट और नीचे वाला होगा हमारा सॉल्यूशन। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको याद रखना। ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट होता है और नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन होता है। ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्यूशन होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इस पे ये चीज़ लागू करते हैं। W क्या होता है? यहाँ पे वेट है, ये क्या है? वेट है। ठीक है, आई बस समझ में। और ये भी W वेट है, तो सॉल्यूट का वेट, ठीक है, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट, वो क्या हो जाएगा हमारा? मास परसेंटेज। वो क्या होगा हमारा? मास परसेंटेज होगा। ठीक है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? द परसेंटेज बाय मास, द परसेंटेज ऑफ मास या फिर परसेंटेज बाय मास मीन्स द मास ऑफ द सॉल्यूट। ऊपर वाला क्या होता है? सॉल्यूट। द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने मास ऑफ ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है।
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जो भी कंपोनेंट है, मतलब हम सॉल्यूट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो उस सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का जो भी टोटल मास होगा वो अपॉन में लिखेंगे इंटू 100, ये इसका पूरा फॉर्मूला होगा। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये इतना एग्जाम्पल, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 10% ऑफ W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, आपको ये दिया हुआ है। अब आपको इससे समझ में क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 10 ग्राम जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहाँ क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हमने पानी में घोल रखा है और उसका सॉल्यूशन बना रखा है। तो यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्यूट यानी ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का और वाटर का। उसमें से सॉल्यूट क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूट है ग्लूकोज, ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हम 10/10 इंटू 100 करके इसको निकाल सकते हैं। 10/10 इंटू 100 करके भी अगर निकालेंगे तो हमारा 10% ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्रॉस चेक कर सकते हैं। आई यहाँ तक समझ में। अब देखो एक और चीज़, यहाँ से हमें अगर हमें सॉल्यूशन का वेट गिवन है जो कि 100 ग्राम था, सॉल्यूशन का वेट हमें क्या गिवन है, 100 ग्राम गिवन है, और सॉल्यूट का वेट भी हमें गिवन है। तो सॉल्यूट का वेट है हमारे पास में 10 ग्राम, तो हम सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं। कैसे, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इजीली इससे हम सॉल्यूशन का जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेट निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्वेंट का वेट है, घटा सकते हैं, इतनी तो मैथ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 ग्राम आ जाएगा। तो ऐसे ही आपकी कुछ टर्म्स आएगी, उनको पढ़ना आएगा, उनकी डेफिनेशंस पूछी जाएगी, उनके फार्मूलाज पूछे जाएंगे एक एक नंबर के अंदर। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। अब सेकंड आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। पहले हमने मास की बात करी थी, इसलिए हम ग्राम में ले रहे थे। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हम ml के अंदर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर लीटर के अंदर आ रहा है तो उसको चेंज कर लेना ml के अंदर। फिर इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड पर 100 पार्ट्स बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट्स बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको इस फॉर्मूले से समझेंगे कि वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ देखो, गौर करो, वॉल्यूम ऑफ अ परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट ऊपर वाला क्या था हमारा, सॉल्यूट था, नीचे वाला क्या था हमारा, सॉल्यूशन था, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, पीछे वाले की तरह ही है, बस यहाँ पे हमें ml करना है। पीछे वाले में हमने ग्राम ले रखा था, यहाँ पे हमें ml के अंदर दिए हुए रहेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 15% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ना। अब आपने अगर पहले वाला अच्छे से सीखा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको खुद से लिखो, ठीक है। और नहीं लिखा जा रहा है तो फिर से समझो कि 15 ml सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है हमारे पास में, C2H5OH है, सॉल्यूट है हमारा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल है। वो किस में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। थर्ड जो आता है हमारा वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
अब इसमें मास भी आ रहा है, इसके अंदर वॉल्यूम भी आ रहा है, तो हम इसे W/V लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे? W/V लिखेंगे। तो द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इजी सी डेफिनेशन है, कोई इसमें इतना भी टफ नहीं है। जो फॉर्मूले में लिखा है उसी की डेफिनेशन बनानी है हमें। जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो ना, वही उसकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो इतना तो आप लिख ही लोगे। फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? W/V ऑफ अ कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द कॉम्पोनेंट्स। जो भी कॉम्पोनेंट्स गिवन है उसका मास अपॉन V आता है अपॉन में, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे ऊपर W के लिए मास यूज़ करेंगे और नीचे वाले V के लिए हम ml यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटू 100। हम इससे परसेंटेज निकाल सकते हैं, इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लो। 18% W/V ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। जो हमारा 18% क्या है? W/V ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब एक बार खुद से लिखने की ट्राई करो। इसको कैसे लिखेंगे? 18 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है किसके अंदर? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। ऐसे पढ़ते हैं इसे। ठीक है, अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार यहाँ से कि भाई ppm क्या होता है? ppm इज अ यूनिट, पार्ट्स पर मिलियन, है ना? इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ppm क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या बोल दिया? देखो ppm क्या होती है? जो भी हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ जो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स है, वो अपॉन कर दो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। पहले तो जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हमें निकालने हैं वो, और टोटल कितना है वो दोनों अपॉन में आ जाएंगे। इनटू 10 टू द पावर यहाँ पे बस 6 करनी है। ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? ये जितनी भी मैंने 4 डेफिनेशन बताई है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक की क्लास में आपको नोट्स बनाने हैं और जितनी भी डेफिनेशंस है उनको रिपीट करना है, रिवाइज करना है और NCERT से एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।